लेकिन सबसे ज्यादा तंग करती थी पनघट पर बैठी महिलाएं। हम लोग निकले, बस बोलना शुरू, हीरे जैसा लड़का। Now Glenn Migrai starts the fresh over. In comes ball to Sachin Tendulkar. Tendulkar this time comes down the wicket. उसके बाद योगी जी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हमारी सरकार ने तो बहुत से कार्य किए हैं और बार बार चर्चा होती थी कि परीक्षाओं में बनारस में कचौड़ी जलेबी खाने का मजा ही अलग है। तो आपका स्वागत है हमारे एपिसोड द म्यूजियम ऑफ रियलिटी में। और आज हमारे साथ हैं मशहूर कॉमेडियन, एक सामाजिक कार्यकर्ता, हम सभी के बीच, हम सभी के बहुत ही खास मित्र अभय कुमार शर्मा। स्वागत है आपका। अरे थैंक यू। इनको आपने देखा होगा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में स्टार प्लस पे, और इन्हें आप देखेंगे आने वाले चैनल पे, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अक्षय सर, रोमांटिक सॉन्ग्स तो हमारे लिए बने ही नहीं है, अब हम नहीं गा सकते। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हमारे पास तो लड़की को डेडिकेट करने के लिए क्यों लेकी गाना होता है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आधा गांव तो हमारे घर सिर्फ ये बताने आता था कि हमारा ट्रेन का टिकट आधा लगेगा। हम भी कहते थे अरे गुरु घंटाल, अगर आधे किराए पर टिकट ले भी लिए तो टूरिस्ट स्पॉट पे जाके देखेंगे क्या तुम्हारा मुजरा। लेकिन सबसे ज़्यादा तंग करती थी पनघट पर बैठी महिलाएं। हम लोग निकले, बस बोलना शुरू, हीरे जैसा लड़का, लंबा कद, बढ़िया चेहरा, बस भगवान से ही पाप हो गया। एक दिन एक तो मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, अभय काश तुम देख सकते तो देखते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। हमने हाथ खींच के कहा, अरे जा बहन, तू वाकई इतनी खूबसूरत होती तो ये आँख वाले तुझे हम तक पहुँचने देते क्या। बहुत अच्छा। लेकिन एक जेन्युइन सवाल जो लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि भाई बल्ब पूरी फ्यूज है या थोड़ा बहुत, हम कहते हैं नहीं भाई, अपनी गलतियां तो देख ही लेता हूँ। क्या बात, बहुत अच्छा। हमारे ज़िंदगी की नाव का क्या होगा ये हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन शिक्षा की राजधानी बनारस में आने के बाद यहाँ पर शिक्षित होकर के और उसके बाद जिस तरीके से वो जीवन रूपी नैया जिसे कहते हैं, वो बनारस ने हमारी पार लगाई। यहाँ के विद्यालय ने, यहाँ के विश्वविद्यालय ने, और आज हमें इस योग्य बनाया, हमें कैपेबल बनाया कि हम नाव पर बैठ कर के बातें कर रहे हैं। तो बनारस ने एक प्रकार से कहें तो मीनिंगफुल लाइफ दिया है हमें। इधर अभय कभी आना हुआ? नहीं, एक बार एक शूट के लिए वैसे आना हुआ था। हाँ। लेकिन इतनी सुबह अभी मैं पहली बार आया इधर। अच्छा। हाँ, बाकी मतलब इतना 15-17 साल बनारस में रहे। हाँ। लेकिन गंगा उस पार ही बीत गया सब। और इधर बड़ी गजब की शांति है। तो अभय बनारस कब आना हुआ? बनारस मैं पहली बार तो बचपन में इलाज के लिए तो आया था, तो लेकिन जब मुझे पढ़ने के लिए आना हुआ और जब मैं समझा के बनारस आया हूँ तो मैं पहली बार 15 अगस्त 2001 को आया। और उसके बाद से फिर लगातार आना जाना रहा। पहली बार मैं आया जब स्कूल में, मेरी माताजी और पापा बड़े परेशान थे कि इनका क्या होगा भविष्य का। तो मेरे एक अंकल थे, वो इलाहाबाद में रहते थे, लेकिन मतलब उनको ये जिम्मेदारी बताई गई कि आप बाहर रहते हैं तो खोजिए इनके लिए स्कूल। तो उस ज़माने में वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने 20 रुपए का जो है एक
चिट्ठी भेजी थी हमारे यहाँ डाक से कि ऐसे ऐसे जगह पे ये स्कूल है। तो पहली बार हम लोग आए थे तो वहाँ रामनगर साइड से, फिर नाव से होते हुए राजा का किला उला। तो उस समय पहली बार किले में हम भी गए थे, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वहाँ पे वही हर जगह सब था उस समय, तो उतना ज़्यादा सेंस भी डेवलप नहीं था। तो आया मैं उसी दिन। तो फिर स्कूल में दाखिला की बात आई। अच्छा, जो स्कूल में दाखिला जो हुआ, उम्र क्या रही होगी? लगभग वही मान लीजिए कि 5-6 साल। 5-6 साल। तो उस समय तो ये मतलब भेदभाव जैसी कोई फीलिंग तो आती नहीं होगी? नहीं। उस समय तो लगता होगा कि सब मान रहे हैं मुझे, मतलब। हाँ, उस समय देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ अच्छी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन नकारात्मक चीज़ें आपको ज़्यादा नकारात्मक कर देती हैं। उस समय होता ये है कि मतलब घर में तो सब एकदम प्यार कर रहे हैं, प्रेम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब मान रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि नहीं ठीक है, हम जो भी प्रॉब्लम है और जितना कुछ फैमिली से बन पड़ा इलाज वगैरह, तो अपना वो अपने स्तर से सब देख ही रहे थे। लेकिन जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगल बगल के लोग हैं, नए बच्चे हैं, तो उनके लिए हम एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं जो कि उपहास के पात्र हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपस में उनके जो अभिभावक हैं वो जैसे मान लीजिए कि बच्चों से कुछ दूसरा भी कह रहे हो, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि वो उसको प्रमोट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप बदमाशी करो, या कोई बात हुआ कोई आवाज़ नहीं। तो हमको ये लगता है कि यार मतलब कि ये लोग आपस में अंदर से इनका सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ का लेके हमको बड़ा गुस्सा रहता था। अच्छा। कि तो इससे क्या होता है कि मतलब बच्चों के लेवल पे भी था और वो उनके पेरेंट्स और टीचर्स के लेवल पे भी वो प्रॉब्लम बिल्कुल बनी रहती थी। अच्छा। लेकिन ये है कि जब यहाँ पे आए तो हमने स्कूल में तो गार्जियन लोग को तो जाना था भाई, वो तो रहते हैं जी। हाँ, तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा कुछ पढ़ते लिखते हैं, तो हमने कहा कि हमको 64 का पहाड़ा याद है। तो हमने मतलब वो याद कर रखा था। अच्छा, एक दिन ऐसे ही 64 का या 64 तक? नहीं, 64 का पहाड़ा पहले याद था, फिर 64 तक भी याद करना पड़ा। अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ कि आकाशवाणी में एक प्रोग्राम था, ओबरा आकाशवाणी है सोनभद्र में। तो मैंने कहा कि मतलब जी 64 का पहाड़ा याद है, तो लोग 64 का ही पूछते थे नॉर्मली। उसने एक दिन कहा मतलब अभय जी आप 53 का पहाड़ा सुनाइए। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, लेकिन जोड़ मेरा ठीक था उस समय। अच्छा। तो मैंने जोड़ के फटाफट सुना दिया। हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लेकर। हाँ, एकदम 53 एकम 53, 53 दूना 106, 53 तिया 159, 53 चौका 212, 53 पंचे 265, 53 छक्का 318, 53 सत्ते 371, ऐसे करके बहुत अच्छा, बहुत पूरा अच्छा। उस समय तो एकदम माहौल बन गया होगा उस स्टूडियो में। मैंने स्टूडियो में माहौल तो बन ही गया। उन्होंने कहा कि कैसे संभाल लिया आपने। मैंने कहा कि भाई 64 का भी मैंने ही जोड़ के याद किया था, तो संभालना तो हमें आता ही है। तो अभय, मैंने आपको देखा था BHU में, आप मिमिक्री कर रहे थे, और उस मिमिक्री की मुझे सबसे खास बात ये लगी थी कि वो पॉलिटिशियंस की मिमिक्री थी और लालू यादव से हट के और लोगों की भी थी, जो कि जनरली हम देखते हैं कि लोग एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं और लालू यादव की करते हैं, अलग किसी की मिमिक्री नहीं करते हैं। तो वो मुझे इतना पसंद आया था, और वहाँ पे जितने लोग थे सबने ताली बजाई, खड़े होकर ताली बजाई। फिर स्पंदन में फर्स्ट प्राइज़ मिला, जो स्पंदन हमारा BHU का एनुअल फेस्ट होता है, यूथ फेस्ट BHU का। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अलग ही टैलेंट हमारे सामने है। तो ये कब से शुरू हुआ ये सब चीज़ें? तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी। भाई हम तो अभी अभी कोविड से उभरे हैं। पूर्वांचल में हमारा भी बहुत वोट है, कुर्मी वोट है, लेकिन हमने इसको भुनाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमारे साथी वहाँ लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो कामयाब हों। उसके बाद अखिलेश जी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी देखिए
ये बस इतना काम कर सकते हैं, लोगों से फॉर्म का पैसा ले सकते हैं। और हमारी सरकार ने युवाओं को भत्ता दिया चुनाव में, उससे पहले भी दिया ताकि वो कम से कम फॉर्म तो भर सके ठीक से, और युवा लखनऊ में अपना डॉक्यूमेंट ले करके आ पाए। हमने एक्सप्रेस वे भी बनवा दिया, आकर के कागज़ अच्छे से जमा कर पाए, युवा पढ़ पाए, तैयारी अच्छे से कर पाए, इसलिए हमने लैपटॉप दिया। तो उत्तर प्रदेश में आज बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद योगी जी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हमारी सरकार ने तो बहुत से कार्य किए हैं, और बार बार चर्चा होती थी कि परीक्षाओं में छात्र सफल नहीं होते। हमारी सरकार ने तो पेपर भी लीक करा दिया, और युवाओं का लगातार इस तरह का सहयोग होता रहा है। तो इनका आरोप बेबुनियाद है। उसके बाद राजनाथ जी, निश्चय ही उत्तर प्रदेश के लोग हमें जानते हैं, और उत्तर प्रदेश से निकल करके हमने देश के लिए, रक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश की है। आपने गणतंत्र दिवस के परेड में भी सारे हथियारों के जलवे देखे होंगे। तो लगातार हमारा मंत्रालय सक्रिय है। उसके बाद मोदी जी, जब मोदी जी आते हैं तो भीड़, भारत माता की। भाइयों बहनों, आज हमें पता चला है कि चाइना हमारी सीमा की तरफ बढ़ रहा है, और इसलिए मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, चाइना और पाकिस्तान सुन लें, हम खैरात नहीं लेते, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो सैनिक भी हमारे होंगे, और वो सीमा भी हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, आपकी आवाज़ नहीं आई, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, आवाज़ नहीं आई मोदी जी। आवाज़ ये टेलीप्रॉम्प्टर लगता है फिर से ख़राब हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली 2012-13 से था, जब हम लोग स्पीच सुनते थे लाल किले से मनमोहन सिंह जी की। अच्छा। तो पहली मतलब, और एक बार ऐसे ही टीवी हम सुन रहे थे, तो उसमें हंसी मजाक की चीज़ें आ रही थी। तो किसी ने बोला, मनमोहन सिंह जी दुनिया के पहले अकेले आदमी हैं जिनकी मिमिक्री मतलब मौन रह के की जाती है। तो हमने मतलब ये बात मेरे को छू गई। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहला आदमी बनूंगा जो मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री बोल के करूंगा। तो मैंने उसके बाद उनकी पहली मिमिक्री सीखी। तो मुझे इत्तेफाक से एक मिशन टू द ब्लाइंड करके क्रिश्चियंस का प्रोग्राम था, तो उनके कैंपेन में एक बार मैं गया था। हम लोग गए थे कि देखें क्या अच्छा इनका, उन लोगों ने आमंत्रित किया था, तो गए थे हम लोग। तो वहाँ पहली बार मैंने मिमिक्री की थी। तो लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तब से मैंने किया। फिर 2014 में मोदी जी आ गए, उन्होंने इतना बोली दिया कि आवाज़ अपने आप कानों में बस गई। और उस समय एक अलग ही लेवल का क्रेज हुआ करता था। तो हम लोग उसके बाद उनकी हुई। फिर नीतीश जी का मैंने सीखा था जब उनका और भाजपा का गठबंधन टूटा था। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, लोगों में मारपीट भी हो गई थी, तो उनका मैंने सीखा था। और बाकी इसी तरीके से। हाँ। तो ये जो यूथ फेस्ट का प्रोग्राम होता तो है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं जब स्कूल में मैं था, तो इंटर तक स्कूल था, और 150-60 बच्चे, 70 बच्चे, 200 बच्चों की स्ट्रेंथ थी। तो वहाँ पे क्या था कि आपको लोग जान जाएंगे। वहाँ एक छोटा सर्किल था। बिल्कुल। तो BHU में मैं गया, तो मैं ये सोचता था कि यार इतनी बड़ी जगह है। लोग बताते थे, अरे
23 फैकल्टीज और कितने डिपार्टमेंट, 115 डिपार्टमेंट, तो इतने हज़ारों लड़के। तो मैं कहा कि यहाँ पर एक अभय को लोग कैसे जानेंगे। तो मेरे सामने तो एक प्रकार का, और मुझे ये था कि लेकिन मुझे लोग पहचाने। तो मैंने मतलब एक फ्रेशर पार्टी थी वहाँ पे किया। एनडी हॉस्टल में। एनडी हॉस्टल में, नरेंद्र देव हॉस्टल, हाँ, सोशल साइंस फैकल्टी जी। तो वहाँ पे मैं एक्चुअली जाता था, तो वहाँ पे जो सीकड़ थी गेट की वो ऊपर लगी थी। अच्छा। तो और कुछ बगल के हॉस्टल जैसे सरदार पटेल था, राजा राम हॉस्टल था, तो मैं देखता था वहाँ नीचे लगी है। तो वहाँ पर एक्चुअली मैंने अपने प्रोग्राम में इंटरेस्ट जगाया लोगों का। मैंने यही लाइन बोला मोदी जी की आवाज़ में कि भाइयों बहनों, आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो लोग सोचे कि क्या बोलेगा यार, नया नया लड़का। तो मैंने कहा वो ये विशेषता है कि आप बगल के छात्रावासों में जाएंगे तो आपको ये सीकड़ नीचे मिलेगी, गिरी हुई मिलेगी, आप उन पर पैर रख करके निकल जाएंगे। लेकिन नरेंद्र देव छात्रावास की जो सीकड़ है, आपको इसमें सर झुका करके आना होगा और यहाँ से विनम्रता का पाठ पढ़ते हुए सर झुका करके जाना होगा, और ये हमें विनम्रता प्रदान करता है। तो सब लोग बड़ा खुश हुए, और उसके बाद उन्होंने मेरे आर्ट को सुना और अप्रिशिएट किया। तो स्पंदन उसी का एक नतीजा था कि मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। यूथ फेस्टिवल में मैं गया, तो हम 3 ब्लाइंड लोग गए थे, 2 लोग हमारे साथ ऑडिशन दिलाने गए थे। तो कुछ लोग आगे बैठे थे, वो अरे इन अंधों का क्या होगा भाई, ये लोग किस काम के लिए आए हैं। तो ये उनका तब तक चलता रहा जब तक कि मैं स्टेज तक नहीं गया। अच्छा। और स्टेज के बाद तो एक लड़का तो सेलेक्ट हो गया। हाँ, ये इनसे बढ़िया तो आर्टिस्ट को, अरे गजब भाई, क्या आपने काम किया, मतलब क्या बोला पहली बार। उन्होंने क्या किया था? नहीं, मैं ही बोला स्टेज पे जब। अच्छा, तो वही लड़के जो बोल रहे थे वही आए तो कह रहे गजब भाई, आप तो बहुत कर रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ पे टीचर्स थे, और कोई मिमिक्री में है, कोई मैम थे, और कोई है, कोई बोल ही नहीं रहा था। तो वो फिर मुझे लगा कि यार लगता है हमको ये लोग नहीं ले जाना चाहते हैं क्या। अच्छा। तो लेकिन हम चले गए। उसके बाद कहा गया कि बाद में बताएंगे। तो हमको लगा कि मतलब लोगों ने तो एंजॉय किया, लेकिन हम इनके स्कीम में फिट नहीं हैं। तो फिर उसके बाद वहीं पे आप लोगों से मुलाकात हुई थी अच्छे से, और फिर आगे की कहानी आपके पास होगी। जर्नी हमने फिर साथ में इतने साल की। हाँ, ऊँट भी है, बैठा जाए। बैठा जाए, तो चलना पड़ेगा जल्दी। बड़े दिन हुआ ऊँट पे बैठे मुझे भी। मैं तो बैठा ही नहीं। अच्छा। आराम से अरे आगे हम बैठब ना, हम पीछे बैठा। कैमरा अब है पकड़े के वही कैमरा पकड़ हम आगे बैठ जाए। कैसा लग रहा है? बहुत शानदार। अरे यार शानदार है ना। क्या बात है। पहला एक्सपीरियंस है। हाँ यार, ये तो वो पहले तो उठाइए, और ये ब्रेक डांस लग रहा है कंटिन्यू। क्या बात है। हाँ तो बताइए। देखिए, ऊँट चाहे जिस करवट भी बैठे, फिलहाल तो हम लोग ऊँट पर बैठे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ इन बनारस। हाँ, बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोलना काश। कहाँ से ऊँट लाए? राजस्थान। हाँ, अब ऊँट पे हम लोग बैठे, ऊंचा बैठ गए। हाँ,
ऊंचा बैठने के बाद हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, तो आप बताइए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए अभी रिसेंटली है एक मुझे ब्लाइंड स्कूल खोलना है। अच्छा। हम अपना अंध विद्यालय बहुत कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अभी तक वो 12 तक नहीं हो पाया है फिर से। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। विद्यालय में जो आंदोलन चल रहा जी, है, जी। तो अब आपका उद्देश्य है कि आप एक अंध विद्यालय हम बनाएंगे। तो आपका अगर अंध विद्यालय होगा तो वो कैसा अंध विद्यालय होगा? उसमें वो क्या एक क्या? स्मार्ट ब्लाइंड स्कूल होगा। उसमें बच्चे 4th 5वीं क्लास से कंप्यूटर पे काम करेंगे और वो स्कूल जो है वहाँ आपको अभी किसी ब्लाइंड से मिलेंगे, आप पूछेंगे स्विमिंग पूल में बैठे हो, गए हो कभी? मतलब तो वो नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछेंगे बाथ टब क्या होता है जानते हो? वो नहीं। उनको मैं सारे मॉडर्न फैसिलिटी के साथ और बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट म्यूजिक, सारी चीज़ें करके बहुत स्मार्ट स्कूल वो बनाएंगे अपने ड्रीम में। आप बैठ रहे बैठ जा। ये गुरु, अरे यार मैं नया आदमी तैयार। उतर जाए। हाँ उतर जाइए भैया रोका तब ना। अरे रुका ना भैया, थोड़ा समझ में चला था का नहीं ध्यान दिया बड़ा भी नहीं भैया, आप बस हो जाए। हाँ पैसा के ले? हमको हालांकि सबसे डर भी बहुत लगता है। अच्छा। लेकिन मैं डरा नहीं हूँ। ऊँट पालने का कोई विचार? नहीं, लेकिन हम जो हमारा स्कूल होगा हाँ। उसमें हम ये सब कुछ अपने बच्चों को देंगे, घोड़ा ऊँट। सब एकदम मतलब आएंगे जब टूर पे तो ये सब नहीं देखेंगे कि क्या कैसे बात होगी और सब मतलब। और वो हमारे हिसाब से वो आज के 10 साल बाद का, 8 साल बाद का एक प्लान है। हाँ वैसा स्कूल होगा। मतलब उसका काम हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हम लोगों ने तो VHU में जो एक्सपीरियंस किया है वो तो अद्भुत ही रहा। और उस समय जब मैं जुड़ा आपसे, जब जुड़ा मैं, हाँ। तो आपके कमरे में जाया करता था मिलने के लिए आपसे। हाँ, और कुछ देर तक नहीं बोला करते थे। तो क्योंकि मैं वहाँ पे सुना करता था, वहाँ पे आपकी जो खास बात थी जो क्रिकेट कमेंट्री। तो मैं चाहूँगा कि आप कोई एक क्रिकेट कमेंट्री हमारे ऑडियंस को सुना दें। क्रिकेट कमेंट्री एक्चुअली बिल्कुल मुझे क्या था कि बचपन से क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट था। हाँ। और हम लोग अपने सीनियर्स के पास जाते थे कमेंट्री सुनने के लिए। अच्छा। हमारे सर लोग खूब लपड़ियाया करते थे कि कमेंट्री सुन रहा है, पढ़ना लिखना नहीं है। हाँ। तो लेकिन क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए आपको जितना मना किया जाता है आपको उस चीज़ में और लगने लगता है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि वाइड है? आप लोगों को कैसे पता चलता है? इसमें जो बल्ले से न लगे वो वाइट। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो हमने फिर सुना कमेंट्री, खूब सुना। और उसी के फिर मतलब मिमिक्री पहले हमने वही करी सबसे शुरू में। तो वो इस तरह से जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, तो ये मैं बस इंग्लिश में आपको जैसे बताऊंगा। तो वो इस तरह से बोलते हैं। उस समय अच्छे अच्छे प्लेयर खेला करते थे। तो जैसे था, नाउ Glenn Migra start the fresh over. In comes ball to Sachin Tendulkar. Tendulkar this time comes down the wicket and driven handsomely. It cracks it to the cover. No chance for the fielder. A fielder giving chase, but there is no possibility to stop the ball. The ball crosses over the boundary. 4 more runs. These 4 valuable and beautiful runs for India. ऐसे ऐसे करके जो है। उसमें जो खास बात होती थी कि जो छोटी छोटी चीजें जैसे स्टंप का साउंड, हाँ। से बॉल लगने का साउंड, वो क्या था? हाँ, आपके कमेंट्री में ये नहीं आता है रेडियो के। अच्छा। अब मतलब रेडीमेड जैसे क्राफ्टेड आता है पूरा पहले से प्री रिकॉर्डेड साउंड। अच्छा। लेकिन उस समय था जैसे दिस टाइम तेंदुलकर, ये सब करके लाइव रिएक्शन ऑडियंस के आते थे। अब कमेंट्री दिल्ली से होती है रेडियो में। और इस बार तो मैंने मतलब T20 वर्ल्ड कप था, मैंने देखा कि कमेंटेटर ही प्रचार बोल रहे हैं। अच्छा। ये मुझे बड़ा बुरा लगा, बड़ा दुखद लगा मुझे। जब उसमें प्रचार चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो कमेंटेटर को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। ये अभी किसी के मतलब दिमाग में, किसी के जहन में ये सब बात नहीं है इस तरह से।
जो लोग काम करते होंगे उनको पता होगा, लेकिन ये चीज़ उचित नहीं लगी मुझे कि कमेंटेटर ही बोल रहा है कि, और उसमें कमेंटेटर रिस्पेक्टेड लोग हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बिल्कुल IPF अथॉरिटी का सुझाव है कि आप निवेश करें और क्या, अरे वो चर्चा करने के लिए बैठे हैं, अब हर बॉल पे वो ये बोलेंगे, फिर उसके बाद इतना चीज़ें, वो सब अपना एडवर्टाइजमेंट लगाइए। जैसे BSNL वाला था, ये BSNL चौका, ये BSNL सिक्सर, कितना मज़ेदार था। भीगी भीगी पलकों में मैं तेरा इंतजार करूं, ना 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 ना। गाते भी हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं गाते हैं, बस ऐसे ही, मतलब नहीं, कोविड में मेरे पास मतलब एक ही जगह पे रहते बोर हो रहे थे, तब थोड़ा सा ऐसे ही कैरियोके पे गाना शुरू करते थे। कौन सा? अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए, ओ खाई के पान बनारस वाला, उसमें हो खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। किशोर दाने जैसे मतलब गाया है इसको, मज़ा आ जाता है। और वो हमें ले जाते हैं उस समय के बनारस में, तो वो म्यूज़िक और ये सब बड़ा, और भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब। अच्छा, ये गाना आपके साथ कोई गमगीन हादसा हुआ हो ना हुआ हो, किसी ने आपके ज़िंदगी से कोई गया हो ना गया हो, लेकिन ऑटोमेटिक फील दे देता है कि कोई ना कोई कुछ बुरा हुआ है। अच्छा, ये जो हम लोग सड़कों पे चलते हैं गाँवों में, तो ट्रैक्टर वाले जो जाते हैं, ट्रक वाले जाते हैं, तो जो गाने बजाते हैं, है ना, वो कितने गमगीन गाने। ऐसे गाता है एक ठो, मतलब ये दुनिया प्यार के किस्से मुझे जब भी सुनाती है, बल्कि हम लोग खड़े हो जाते हैं साइड में यार। अच्छा, ये जो जीप वाले चलते हैं, ये कैसे चलते हैं अपना? लंका बच्चों। हाँ, लंका अकेले, ये सब तो बनारस में शुरू, हम कहे यहाँ जीवन में अकेले हैं। हाँ अकेले ही अकेले, नहीं, अब तो अकेले ही काफ़ी है। और ये तो सामने पानी आ गया। अच्छा, कैसा लग रहा है इधर? लग बहुत कमाल रहा है, बहुत मज़ेदार लग रहा है सच में, है ना? लग रहा है कि हम लोग काश जलेबी लेके आए होते। यहाँ चलेंगे उस बार तो एक जो है जलेबी की दुकान होती, कम से कम मज़ा आ जाता। इस तरफ खुलवा दिया जाए ना। अच्छा, आपके आंखों में तो कुछ मतलब हो सकता हो, लेकिन हमारे सामने तो यहाँ अपनी प्रजाति का कोई दूर दूर तक हमारे कानों में नज़र नहीं आ रहा। तो अब आप अगर अपनी आइडेंटिटी की बात करें, तो आप किन लोगों के बीच अपने आप को बढ़िया आइडेंटिफाई कर पाते हैं? मतलब जैसे जो समाज है हमारा, हाँ, तो आप समाज के जितने भी वर्ग हैं, हाँ, सोशली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने आप को कहाँ आइडेंटिफाई कर पाते हैं? देखिए, थोड़ा सोशली अवेयर लोग जो होते हैं, मुझे मतलब ऐसे लोगों के बीच में एक बड़ा कंफर्ट फील होता है, और ये लगता है कि वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। किसी को भी आप जो भी है, जो एक तो पहली चीज़ की बातें समझ ले और उसकी उन बातों के पीछे की चीज़ें समझ ले। तो मुझे एक आर्टिस्ट
क्योंकि आर्टिस्ट जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो समझते हैं चीज़ों को, वो उसके पीछे का पूरा आप 2 लाइन बोल दीजिए और उसकी व्याख्या वो कर लेंगे। और एक मतलब एक थोड़ा अवेयर लोग हैं जो वो, तो यहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। पहले मैं यहाँ से शिक्षा लेता था, फ़िलहाल अभी सुबह सुबह धूप ले रहा हूँ। तो एक दिन एक पीएचडी स्टूडेंट मेरे कॉलेज में सर्वे करने के लिए आई। उसका नाम था मंजू, लेकिन मैं उसे प्यार से टीना बुलाता था, क्योंकि मंजू नाम की लड़की से ना प्यार करने को मेरा मन नहीं माना। नहीं, ये मंजू, सुनीता, सुशीला, नीलम, सुमन, ये 4-5 नाम हमने खुद से रिजेक्ट कर रखे हैं, क्योंकि इनमें गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग कम, ये माँ और मौसी वाली फीलिंग ज़्यादा आ जाती है। तो मैंने अपनी टीना से पूछा, टीना तुम्हारे पीएचडी का सब्जेक्ट क्या है? उसने कहा समाज कल्याण। मैंने कहा वाह वाह, तुम्हारे पीएचडी का सब्जेक्ट तो मैं ही हूँ। अच्छा। अभी हम लोग किनारे हैं गंगा जी के। सूर्य की कुछ फील आ रही है सूर्य का? हाँ हाँ, इधर से लग रहा है कुछ। हाँ, इधर से है ये। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, जिसको कहते हैं कि आपको जो दिन का मज़ा है, हाँ। ये है दिन का मज़ा। अच्छा, तो मैंने जो कॉमेडी कंटेंट देखे हैं, जनरली जो कंटेंट चलते थे पहले, दूसरों का मजाक उड़ाना, कुछ अपनी भी मजाक उड़ाते थे लोग, लेकिन जनरली जो टैबू चीज़ें मानी जाती हैं, जैसे ये अंधों की बात हो गई, विकलांग की बात हो गई, इन सारी चीज़ों को लोग थोड़ा सा अलग रखते थे। जब आप द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में गए तो आपने खुल के अपनी जितनी भी बातें थी, बचपन से लेकर दूसरों का भी मजाक उड़ाते थे, उससे ज़्यादा आप अपना मजाक उड़ाते थे। जैसा कि आपका एक एक्ट था कि मैं ऑडिशन देने गया तो मुझे ही रिजेक्ट कर दिया, फील नहीं आ रही है उस पर। अक्षय कुमार ने तो भाई ठहाका इतना लगाया था कि बनारस से हंसी का भूचाल, अभय शर्मा। मेरे लाइफ की ट्रेजेडी देखिए, मैं एक बार एक अंधे के रोल के लिए ऑडिशन देने गया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि तुम अंधे लगते नहीं हो। मैंने कहा सर मैं अंधा हूँ। बोले वो ठीक है, लेकिन वो फील नहीं आ रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपने उसमें 2 महीने 2.5 महीने आप वहाँ पे थे, उसमें आप अपना एकदम खुल के इन सारी चीज़ों का मजाक उड़ा रहे थे, ये क्या था और आपको कैसा फील हो रहा था करते हुए, कंटेंट तैयार करते हुए? हम बचपन से देखते, जहाँ स्कूल में थे तो जो भी परफॉर्मेंस होती थी, अब फलाने गाना गाएंगे या फलाने कविता करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे, तो एक तो हम सोचते थे कि ये चीज़ें तो सब कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को हम ये चीज़ सोचते थे। और दूसरी चीज़ ये था कि हम जहाँ जाते थे, आई बाबू तनिको ना लौकेला, कैसे जीवन बीती, क्या क्या मतलब लोग, तो हम कहीं ये देखते थे कि लोग हम पर तरस खा रहे हैं। अच्छा। हर जगह। और वो तो 2 बात कह दिए, अब वो बात 2 दिन हमें डिस्टर्ब किए हुए हैं कि यार सच में हमारे जीवन में इतनी बड़ी तकलीफ है, आगे कुछ नहीं होगा। तो हम कहे कि नहीं, इसको काटा इसी से जा सकता है। क्योंकि लाफ्टर चैलेंज वगैरह जब थोड़ा पहले कुछ वीडियोज़ आने लगे, कीपैड फ़ोन चला जिसमें वीडियो प्ले होते थे, तो हमने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और हम इसी टाइप की कुछ कोशिश करेंगे जिससे, जब राजू श्रीवास्तव लोग थे। हाँ, तो इससे एक तो हम खुद उस टाइम एक कुलदीप दुबे जी का जो था, अच्छा। ये अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की शादी वाला एक्ट, अच्छा। वो बड़ा मज़ेदार, एहसान कुरैशी जी की थी उस समय की चीज़ें, कविता के माध्यम से उनका एक था कि मतलब कि मध्य प्रदेश से एक बस क्या तो राजस्थान को चली, मैंने कहा दुर्घटना से देर भली, 4 घंटे में 4 किलोमीटर चली। मैंने कहा था तो ड्राइवर ने कहा दुर्घटना से देर भली। हाँ। और कुकर बोला कढ़ाई से, तू तवे की साली है, तू अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे लगा कि ये चीज़ इस टाइप का हमें कुछ करना है जिससे कि एक तो हम अलग पर्सनालिटी भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ खुद हम खुश रहने लगेंगे और दुनिया हमारे ऊपर जो तरस खाती है वो न खाए। और वो
नहीं, सहयोग तो देखिए बहुत ज़रूरी है। हम आप आज हमारे लिए एजुकेशन के लिए इतने इक्विपमेंट्स हैं, हमारे लिए फ़ोन वगैरह में इतने फीचर हैं, हर एंगल के लोग जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है तो सोच रहे हैं, हमें ध्यान में रख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जो कंप्लेन है अपने सिस्टम से कि रिप्रेजेंटेशन में हम कहीं नहीं हैं। हमारी 3 करोड़ की आबादी है और ट्रांसजेंडर हैं, तो ये ऐसी चीज़ें 3 करोड़ क्या ब्लाइंड है या विकलांग? नहीं, 3 करोड़ से अधिक मतलब कि विकलांग है। विकलांग है, हाँ। 1 करोड़ के आसपास ब्लाइंड है। 1 करोड़? उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा विकलांग हैं। तो ऐसे सोसाइटी के लिए हम न कोई मेजर कुछ किसी पॉलिटिशियन के लिए कुछ है नहीं, और तमाम चीज़ें तो हमारे मुद्दे मतलब एक प्रकार से कहें तो मौन रह जाते हैं। तो इसी को आप अपनी कॉमेडी में लाना। हाँ, हम चाहते हैं कि इससे क्या होता है, देखिए हम हैं आपके सामने, तो आपको सिर्फ मैं नहीं दिख रहा हूँ, आपको हमारी समस्या भी दिख रही है, तो आपको हमारे पीछे के हमारे कम्युनिटी के लोग भी दिख रहे हैं। आप एक दृष्टिबाधित को देख के आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो बच्चे इस तरह के हैं उनका क्या जीवन है। तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, अपनी स्वतः की ली हुई जिम्मेदारी मैंने ली है कि भाई मैं मतलब जितना अपने आप को प्रस्तुत कर पाऊंगा उतना ही हमारे समाज के लिए अच्छा होने के चांसेस होंगे। अच्छा, जैसे इसी में कंटेंट मैंने आपका देखा था कि आपकी शादी के लिए कुछ लोग आए या कुछ लोग कहते थे इनके लिए तो इन्हीं की जैसी लड़की खोज दो। इस पे आपका कुछ पंच था, वो सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। तो मतलब ये था, अब पहले मुझे लगा कि कोई अपनी टाइप की ही लड़की ढूंढनी पड़ेगी, फिर मैंने सोचा आउट ऑफ सिलेबस कोर्स पढ़ने में क्या बुराई है, वाई शुड एबल गाइज हैव ऑल द फन। और तब हमारे घर वालों ने हमारे लिए लड़की पसंद भी कर ली। हमने कहा हम भी लड़की देखेंगे। बोले बेटा टॉर्च में बल्ब है नहीं और तुम तिजोरी देखने जाओगे। हमने भी कह दिया जी बल्ब फ्यूज है तो क्या हुआ, करंट तो पूरा होल्डर तक आता है। इस तरह का करके पूरा जो है बिल्कुल। और जनरली ये चीजें मिसिंग थी और मैं आपके नहीं आज भी आप आज भी हम लोग गांव में जाते हैं तो लोग शादी विवाह को हमारे लेके बड़े चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कौन इनसे बात करना है, उनसे बात करना है। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि एक लड़की है तो उसके मतलब बोल नहीं पाती है, तो एक ये नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है हमें इन सब चीज़ों से। प्रॉब्लम हमारी है तो प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन जैसे लोग कंपैरिजन है, अब मान लीजिए कि कोई और है, कोई लड़की ही है, वो भी है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उसे ब्लाइंड लड़का ही मिले। अगर वो ब्लाइंड है तो ये है कि उसे कोई अच्छा लड़का भी मिल सकता है, तो हमें भी अच्छी लड़की मिल सकती है। मतलब ज़िंदगी में एक दूसरे को समझने वाले और एक दूसरे की केयर करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग होने चाहिए, वो कैसे भी हों। तो जैसे जब आप इन लोगों से इंटरेक्शन होता है जो लोग देख सकते हैं जी, खासकर लड़कियों से जब आपका इंटरेक्शन होता है या कोई लड़की होती है जो ब्लाइंड है और उनका किसी आँख वाले लड़के से इंटरेक्शन होता है, तो क्या चीज़ें आपको अभी भी वो वाइब्स आती हैं कि नहीं हम आगे चल के एक अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं एक देखने वाले व्यक्ति के साथ? हाँ, बिल्कुल। आज देखिए समाज में ऐसे बड़े कम उदाहरण हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए एक जैसे देखने वाली जो लोग हैं, देखने वाली लड़की है, लड़का है, कोई भी है, सबसे बड़ी चीज़ होती है जीवन में सामंजस्य, और उस सामंजस्य के साथ वो जीवन बैलेंस हो जाता है। और दूसरी चीज़ की मान लीजिए कि अगर हमें जीवन में ये है कोई भी बात है तो हमें तो जो क्षमतावान रहेगा, जिसे हमारे आई साइट की कमी है, तो मैं एक लड़की की आंखों से दुनिया देख सकता हूँ, किसी लड़की की प्रॉब्लम है तो वो एक लड़के के आंखों से दुनिया देख सकती है, समझ सकती है। तो ये इसमें तो बहुत अच्छी बात होती है। और वाइब्स बिल्कुल आते हैं, ऐसा नहीं, हमारे समाज में बहुत से अच्छे लोग भी हैं। अब बहुत से एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कि लड़कियों ने इवन आपको बताया कि ऐसा है कि उन्होंने घर तक छोड़ के और ब्लाइंड लड़कों के साथ या ब्लाइंड लड़कियों के साथ लोगों ने अपना जीवन बिताया है। अच्छा जी, लोगों ने घर बार छोड़ दिया, सब लोग कहते हैं कि भाई अगर हमें जीना है, मैं इनके साथ में खुश हूँ, तो आपको क्या तकलीफ़ है?
आप खुशी देखिए, और मतलब उनके पार्टनर्स ने भी सपोर्ट किए हैं, मेहनत किया है, पढ़ाई की है, जॉब लिए हैं, और भी जो प्रोफेशन है। हाँ, हालांकि टू बी ऑनेस्ट, एक ब्लाइंड और कॉमेडियन का मतलब है कि आपकी लाइफ बहुत वो नहीं है, वेल सेट नहीं है, तो हमारे सामने एक इंडिविजुअली एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर वही, अब ये 10 से 5, 10 से 8 अपने आप को बांध दूंगा तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। और देखिए, समाज में नया करने के लिए किसी न किसी को तो इन बदलावों के लिए भटकना पड़ेगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि ब्लाइंड कम्युनिटी को लोग जनरली अगर आर्ट से भी जोड़ते हैं तो वही गाना बजाने वाले तरीके से जोड़ देते हैं, जो कि आपने भी अपनी बात में भी कहा कि नहीं, मैंने कहा कि क्यों मैं गाना गाऊँ, मैं कॉमेडी करूँगा, स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा। जब आपने लाफ्टर चैलेंज वगैरह देखा और आपके जो अंदर के एक्सप्रेशन है उसको आप स्टैंड अप के माध्यम से बाहर लाने का कोशिश किए, तो ये योगदान जो आपका हमें दिखता है कि आप अपनी एक कम्युनिटी को इस तरीके से भी आवाज़ दे रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, ये योगदान की वजह से कुछ आपको चेंजेस समझ में आ रहा है आपकी कम्युनिटी में? मतलब जो दोस्त वगैरह हैं या बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं। देखिए, लोग ये है कि अब लोग थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरे फील्ड के भी लोग, कि ज़िंदगी में हंसना, हंसाना और ये तरस और दान से भी ऊपर कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें लोग धीरे धीरे ये बदलाव महसूस कर रहे हैं। और कमेंट्स वगैरह में भी मुझे यूट्यूब वगैरह पे अब लोग नॉर्मल कॉमेडियन की तरह मुझे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और मेरी भी प्रशंसा करते हैं, तो अच्छा लगता है कि मतलब लोग इन बातों से ऊपर उठ गए हैं कि एक ब्लाइंड कॉमेडी कर रहा है, ये बड़ी बात है। अब लोग हमें भी जज करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम हमने इस स्पर्धात्मक युग में अपने आप को इस लेवल पे तो हम लाए हैं कि लोग हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं, लिखने पर मजबूर हैं, एक लाइन बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं अपने चीज़ों के लिए पूरी तरीके से मेहनत करता रहूँगा, कोशिश तो जैसे अब यूट्यूब पे तो अच्छे अच्छे कमेंट आने लगे हैं, और आते शुरू से भी जब कंटेंट अच्छा जाता है, टैलेंट लोगों को दिखता है तो आने लगा है। लेकिन आप जैसे कहीं जा रहे हैं रास्ते में, हाँ, तो कहीं आपको ऐसे भी कमेंट सुनने मिला होगा, काहो सूरदास कहाँ जात हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो आजकल नहीं। एक बार ऐसे ही जा रहे थे हम, तो एक दूर से ही बोले, क्या सूरदास कहाँ जाएंगे। अब उस समय मतलब एक गाना चला था, तो हमने बाजार करे चल बा। अब वो मतलब कि हमारे साथ के भी जो लोग थे वो भी हंसे, मतलब जितना सड़क का वातावरण था सब हंसे। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ये जो पंचेज की चीज़ें हैं वहीं से आ गई हैं। हाँ, ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि यार क्या ही मतलब, हाँ सही सही। तो यही सब चलता रहता है अपना। अब लाइफ ऐसे एंजॉय करने से क्या हुआ कि सब कुछ जो दिमाग में है निकल गया एक बार, ये रिफ्रेशर है। और योग वैसे भी आप जानते हैं कि हंसना कितना इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए भी। हाँ, तो आज के दौर में मेंटल फिटनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, किसी भी प्रोफेशन में हो आप। और मेंटल ये हंसते से और ये इससे आपका पेशेंस भी बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंटल फिटनेस की तो बात होगी, अब आपकी फिजिकल फिटनेस चेक करें। दौड़ के दिखाएंगे रेत पे, हो जाएगा? देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए, कोशिश करने में क्या जाता है। तैयार हो रहे हैं? 100 मीटर कम से कम, हाँ, स्पीड रहेगी। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। पचास मीटर और। बस 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 बस। अभी तो मतलब लग रहा है 400 मीटर और हो जाएगा। ये अभी सांस नॉर्मल चल रही है। हालांकि मुझे दिखता नहीं है, लेकिन अरस्तु, प्लेटो, गांधी, अंबेडकर सबके दर्शन यहाँ होते हैं। पहले हम स्कूल से घर जाते थे, जब हमको पहले स्कूल भेजा गया तो लोगों को लगा कि अनाथालय में छोड़ आए हैं। फिर जब बीच बीच में जाने लगे तो लोगों को लगता था कि मांगने खाने जाते हैं।
अब वीडियो जाते हैं तब लोगों को लगता है कि अच्छा हम पढ़ाई भी करते हैं। तो ये हमारी नाव पीछे आ चुकी है, अब हम चलेंगे, थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता हो जाए। हाँ यार, कुछ खाया पिया जाए, बहुत हो गया। बातचीत तो होती रहेगी। बातचीत तो लगातार जारी रहेगी। हाँ। अच्छा, आप जो है पॉलिटिकल मिमिक्री भी करते हैं और आप बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ, जैसे राजीव निगम हैं, श्याम रंगीला हैं, इनके साथ भी आप क्लोजली काम करते हैं। तो इंडिया में आप पॉलिटिकल कॉमेडी का क्या सीन देखते हैं? देखिए, लालू जी के जाने के बाद और कभी कभी कुछ छिटपुट होती हैं बातें, लेकिन पार्लियामेंट से तो हमारे कॉमेडी गायब ही है। और इसके साथ साथ पहले देखते थे चाहे जो लाफ्टर चैलेंज वगैरह आते थे, उनमें कुछ कुछ लालू वगैरह जी की पॉलिटिकल मिमिक्री मतलब होती थी। तो अब हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी, खासतौर से जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है, वहाँ से भी पॉलिटिकल मिमिक्री गायब है और पॉलिटिकल सटायर्स भी गायब हैं। श्याम रंगीला का एक केस भी हो गया था जी, जिसमें आप भी थे। हाँ, उस शो में मैं भी था और श्याम भाई बहुत अच्छा उनका वो परफॉर्मेंस था, लेकिन अब पता नहीं किस वजह से वो नहीं चला। तो अब ये चीज़ें नहीं बची हैं, ये जा चुकी हैं। अब इसमें एक ही स्कोप बचता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोग यूज़ कर रहे हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। उसमें भी बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादातर मुद्दों पे ये हो जा रहा है कि नहीं, लोगों को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो देखिए, आर्टिस्ट है, उसका काम अगर वो है और ये एक आर्ट है, तो हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों के इमोशंस का, लोगों के चीज़ों का, लोगों के फीलिंग्स का रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपकी अपनी तरफ से हुआ। हाँ। लेकिन जब आप पॉलिटिकल मिमिक ये कॉमेडी वगैरह अगर करते हैं, तो ऑडियंस का रिस्पांस या कमेंट बॉक्स में जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, चाहे आप हुए चाहे राजीव निगम, रंगीला, तो आप लोग को क्या लगता है कि सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में है, ठीक ठाक है, आप लोग के फेवर में है, या चीज़ें अभी थोड़ी सी? पीपल आर इंजॉइंग। अच्छा, पीपल आर इंजॉइंग, बिल्कुल। और लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स उस टाइप के, देखिए आपके परफॉर्मेंस पे अब और एक चीज़, पॉलिटिकल कॉमेडी के सामने एक और बड़ा खतरा आ गया है कि लोग मतलब जिन विचारधाराओं में बटे हैं, उनको लेकर के बिल्कुल कट्टर होते जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस आर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते, उस आर्ट का क्रिएटिविटी छोड़ देते हैं। बस अगर उस आर्ट में कहीं उनको अपना मतलब कि आइडियोलॉजी वीक दिखाई देता है, तो वो वहाँ पे अफेंड हो जाते हैं, गालियाँ देते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और मुझे लगता है कि ये हमारे पॉलिटिकल कॉमेडी के लिए या हमारे क्रिएटिविटी के लिए और किसी भी कला के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, हार्मफुल है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट होने के लिए बहुत अच्छा ऑडियंस का भी होना ज़रूरी है। एक ये मेरा बोलना है इसमें। बिल्कुल। तो आगे भी हमें आपकी पॉलिटिकल कॉमेडीज़ देखने को मिलेंगी? हाँ हाँ, लगातार देखने को मिलती रहेंगी, लगातार। हम तो देखिए, मैं बिल्कुल हार मानने वाला, क्योंकि हमारे एक एक कदम पे संघर्ष है और अगर मौत है तो वो अगले कदम पे है, किसी भी कदम पे है या जो भी है। तो जब तक है, जो कदम हम चल रहे हैं, हम अपने कदम पे बिल्कुल, क्योंकि हमें चेंज दिखना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए, उसके लिए हम तो चलता रहेगा और लोग खुश होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो नरेंद्र मोदी जी से भी मिले? जी। जब मैं थोड़ी देर पहले वाराणसी पहुंचा था, तो DLW में मेरी मुलाकात कुछ दिव्यांग साथियों से हुई थी। अलग अलग प्रतिभाओं के धनी इन साथियों से काफी देर तक मेरी बातचीत हुई। एक बच्चा तो मिमिक्री में बहुत माहिर था। अरे न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। रह गया। काशी के बेटा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके काशी के पावन धरा पर हम दिव्यांगन की ओर से बहुत बहुत स्वागत बा। क्या शुभ नाम? सर अभय कुमार शर्मा, स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट सर। अरे वाह। अक्षय सर के लाफ्टर चैलेंज में भी मैं था सर। अच्छा। हाँ सर।
किसकी मिमिक्री कर? सर आपकी, राजनाथ सर की, अच्छा हमारी करो। आपकी, हाँ। जैसे मन की बात में। हाँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मुझे बनारस में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर मैंने देखा तमाम लोग जो स्वागत अभिनंदन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे दिव्यांग लोग स्वेच्छा से आकर के और जिस हृदयता से गले मिल रहे थे, मुझको जो आनंद का अनुभव हुआ वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बढ़िया। और आप NDTV पे भी आए, आप लल्लन टॉप पे भी आए, अलग अलग, मतलब वो जो एक माहौल होता है जिसमें पॉलिटिकल अवेकनिंग या अवेयरनेस लोगों को मिलती रहती है, वो आपको हमेशा से मिलता रहा है। हाँ, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको किस तरीके से ग्रूम करते हैं? नरेंद्र मोदी से मिलना, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी बातें रखना। देखिए प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद तो बड़ी एनर्जी मिली। मतलब तत्काल आपको लगता है कि मतलब क्या ताकत है, और बहुत ही कमाल का मोमेंट था। और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। हाँ, अब ये ज़रूर है कि भाई हमारी ज़िंदगी में भी समस्याएं हैं, और उन चीज़ों के वजह से देखिए वो एक मोमेंट था जो कि बहुत अच्छा मोमेंट था। लेकिन अब हम कुछ चीज़ों के वजह से हमारे समाज, जैसे स्कूल है तो हमारे समाज के साथ बुरा है और उसको लेकर के कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो हम अपने सरकार को दोषी कहेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल, मतलब हम उनसे प्रश्न करेंगे, हाँ। उनसे अपनी बात को, समस्याओं को बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल, हमारे पास विरोध का अधिकार है और हम वो करेंगे। तो और इसी तरीके से इसमें जैसे ये जो आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं, ये आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए स्कोप है, आप मेहनत करिए और इन चीज़ों पर भी बातें होनी चाहिए। अच्छा, जो लल्लन टॉप वाला वीडियो था वो उनके चैनल से भी प्राइवेट कर लिया गया है, तो क्या फील हुआ आपको? अब देखिए पता नहीं किस कारण से, क्योंकि किसी तरह का नहीं मेरा किसी के साथ कोई इस तरह का कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई कॉपीराइट जाए, और मैंने तो परफॉर्म किया तो मैं तो कुछ इस तरह का करूँगा नहीं। तो अब चाहे जहाँ से वो हो गया। और मैंने लास्ट में स्टेज से उतरते समय अपने स्कूल का भी मामला रखा था। अच्छा। तो उसमें सौरभ भैया ने बोला था कि मैंने कहा था कि जो पैनलिस्ट हैं वहाँ उन्हीं से सवाल पूछे जाए, तो उन्होंने कहा था कि पैनलिस्ट से नहीं, हम सीधे सरकार से ही इस पर सवाल करेंगे। अच्छा। तो मुझे इंतज़ार है कि बिल्कुल, आपने NDTV और उम्मीद है। हाँ, उसमें भी कहा था आपने। जी, मेरा मतलब एक ये है कि जहाँ भी हम जाएं तो हम अपने समाज के लिए अपनी बातें, अपने परफॉर्मेंस, मनोरंजन के दौरान एक लाइन अपने मुद्दे पर ज़रूर बोलें। लोग कैसे जानेंगे? क्योंकि हमारे घटना को तो उस तरीके से कवर किया नहीं गया, या हमारे समाज को मीडिया में कितनी जगह मिलती है। बिल्कुल। तो हम वैसे ही हाशिए पर हैं, तो जहाँ मौका मिल रहा है तो एक लाइन बताते हैं लोगों को कि ये हमारे दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं। तो ये मेरी कोशिश है। अच्छा, ये बताइए कि अगर तकिया लड़ाई की जाए, हाँ, मैं और आप, हाँ। कौन जीतेगा? पिलो फाइट। पिलो फाइट। देखिए अब आपके क्या कहते हैं, मुझे अपने जीत पर कोई संदेह नहीं है। अच्छा। जी हाँ, ये ज़रूर है कि अगर फील्ड बड़ा हुआ, हाँ। आपके पास स्कोप ज़्यादा रहेगा। हाँ, लेकिन एक कमरा रहा तो हाँ, तब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता जल्दी। आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, कई लोगों के तब- साथ आपने युद्ध किया है। अब बिल्कुल। हाँ, मेरे साथ भी 2-3 बार युद्ध हुआ है। नहीं, आप लोग कई लोग हो जाते हैं तो बहुत मार मारते हैं। नहीं, कई लोग कहाँ भाई। 2-3 लोग इधर से, आप एक हाथ, हम उधर पीछे, पहाड़ पड़ गया 10 ठो। अरे ऐसा नहीं, बिल्कुल हम लोग सेंसिटिव आदमी हैं हम लोग। लेकिन डांडिया जो है, अच्छा। हम लोग जो सीख रहे थे, हाँ, बड़ा अच्छा अनुभव था। मजेदार ना। बनारस में कचौड़ी जलेबी खाने का मजा ही अलग है। तो जो स्कूल खोला जाएगा उसमें तो आवासीय सुविधा भी रहेगी। हाँ। तो खाने के क्या मेन्यू रहेगा? आपने तो अभी से बड़ा खाने के मेन्यू से ज़्यादा उसके स्टाइल पे जोर दिया जाएगा। स्टाइल मतलब? अब जैसे देखिए
स्टाइल मतलब हम खा रहे हैं और लगता है कि हम, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं है, हम जैसे मन तैसे उठा रहे हैं और जैसे मन तैसे इसको लपेट रहे हैं और जैसे तैसे खा रहे हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल और यूनिवर्सल स्टाइल हालांकि वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्टाइल जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और वो देखने में थोड़ी या मतलब सही लगती है। कहने का मतलब कि सिर्फ हम खा रहे हैं तो आपको हमारे खाने से न पता लगे कि हम ब्लाइंड हैं। सही बात। तो अभी जो आपके खाने का स्टाइल, इसको लेकर झिझक होती है कोई? नहीं, अभी नहीं होती, क्योंकि अभी तो हमें लगता है माई स्टाइल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनू वाली बात थोड़ी सी एक बार फिर से मेनू में क्या रहेगा? आप कैसा खिलाना चाहते हैं अपने युवा पीढ़ी बच्चों को? देखिए, बहुत चीज़ें तो संसाधन पर निर्भर करती हैं, लेकिन हमारी संपन्नता रही तो हमारे समाज को खाने पीने में किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं है। इडली, डोसा, जो कुछ भी मतलब, और अपना फेवरेट फ्राइड राइस और अच्छा, मंचूरियन आपका फेवरेट? मुझे मतलब एक साथ चाइनीज मील, आपको बहुत पसंद है? चाइनीज मील, डोसा भी मुझे पसंद बहुत है, लेकिन चाइनीज मील हम बहुत एंजॉय करते हैं। और ये तो कचौड़ी जलेबी अल्टीमेट है, तो इसकी तुलना उसकी चॉइस तो नहीं की जा सकती। कचौड़ी जलेबी की तृप्ति अलग है। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने, तृप्ति। तो हमने आपको स्टार प्लस पे देखा, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे देखा, अब आगे हम आपको कहाँ देख पाएंगे? अभी आप सोनी चैनल पे एक प्रोग्राम आ रहा है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अच्छा, तो उसके अंतर्गत आप मुझे देख पाएंगे परफॉर्म करते अरे हुए। वाह। और जजेस वहाँ कौन पे कौन है? अपना प्यार दें। जजेस बादशाह जी हैं, किरण खेर मैम हैं, और शिल्पा जी हैं, शिल्पा शेट्टी जी, और मनोज मुंतशिर जी। तो एक लेखक जो कि रियलिटी शो के जज बने हैं। क्या हुआ? जी, तो बिल्कुल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभय जी को आप अपना प्यार दें। साथ ही कॉमेडियन अभय नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, नाश्ता किया, क्रिकेट खेला, नाव से गए, ऊँट से गए, बहुत सारी बातें की, कुछ अनछुए पहलुओं को हमने टच किया। तो आज के द म्यूजियम ऑफ रियलिटी में आके आपको कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और इट वाज रियली इंजॉइंग। और आप लोगों से भी आग्रह है कि रियलिटी ऑफ म्यूज़ियम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और आपका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। और बाकी ढेर सारा प्यार हमारे दर्शक व्यूअर दें इस प्रोग्राम को, और इस तरह के प्रोग्राम जो कि हमारे इमर्जिंग आर्टिस्टों से या और जो आर्टिस्ट हैं या लोग हैं उनके अंदर की बातों को जो सामने लाता है, या उनके अंदर की शराफत और शरारत दोनों को रखता है, तो आकर के आप देखें, एंजॉय करें। राजा भैया रेडी। क्या बात है?
एक रन ही मिलेगा। क्या बनाना है? सरकार बदल रहे हैं, सरकार बिल्कुल बदल रही है। सरकार ये भारतीय जनता पार्टी ने बताए नेत्रहीनों का विद्यालय विचारों का छीन लिया। आप ऐसे एकदम बातचीत में ऐसे बोलते हैं। आपको भरोसा नहीं होगा